हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे आज अपन वायु प्रदूषण का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। ये होगा वायु प्रदूषण और इसके साथ में अपन बेटे वॉइस यानी नॉइज प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ने वाले हैं। तो बेटे प्रीवियस लेक्चर में मैंने वायु प्रदूषण के बारे में आपको बताया कि जो स्वचालित वाहन होते हैं बेटे, वह वाहन सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। और इस वाहनों में लिया जाने वाला जो डीजल और पेट्रोल होता है बेटे, वह कई प्रकार की हानिकारक गैसों को मुक्त करता है। तो यहाँ पर यह सोचा है कि इनमें बेटे लेड या सीसा रहित ये पेट्रोल और डीजल होना चाहिए ताकि इससे निकलने वाली वायु प्रदूषित गैसें कम हो। इसका कारण क्या है कि बेटे मोटर वाहनों के अंदर एक वहां पर उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है जो महंगी धातु प्लेटिनम और पैलेडियम का बना होता है। और ये बेटे डीजल और पेट्रोल से निकलने वाली गैसों, जो विषैली गैसें होती है, उनकी मात्रा को कम करता है। तो बेटे ये जो सीसा होता है ये इस उत्प्रेरक को निष्क्रिय करता है। तो जितना ज्यादा मात्रा में सीसा होगा ये उत्प्रेरक उतना ही निष्क्रिय होगा और विषैली गैसें उतनी ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में मुक्त होगी। यहां तक बेटे मैंने आपको बताया था। अब इसको कंटिन्यू अपन आगे करते हैं। तो बेटे यहां पर आप देखिएगा कि वाहनों की संख्या काफी अधिक होने के कारण, ये ध्यान रखना बेटे, वाहनों की संख्या काफी अधिक होने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर देश में सबसे अधिक है। ये आपको याद रखना है बेटे। यानी दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि बेटे वहां पर सर्विस वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा है, नोएडा वगैरह आसपास पड़ता है, तो वाहनों का सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है। यानी इस वायु प्रदूषण से बचने के लिए वहां पर ऐसा नियम भी बनाया गया बेटे दिल्ली सरकार ने कि एक दिन तो सम संख्या में जिसके गाड़ी नंबर होंगे वह चलेगा और दूसरे दिन विषम संख्या वाले जिसके गाड़ी नंबर होंगे वह चलेंगे। तो इससे बेटे एक तरह से संख्या आधी होने का अनुमान था, लेकिन फिर भी प्रदूषण में कमी नहीं आई, ये याद रखना। तो दिल्ली में वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये हमारे देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना जाता है बेटे दिल्ली। यानी 1990 के अंदर एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली का विश्व में 41वें सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा स्थान है। यानी बेटे विश्व में जो है टोटल 41 प्रदूषित शहर है। कितने हैं? 41। उनमें से चौथा स्थान है बेटे हमारे शहर का, ये याद रखना। दिल्ली का चौथा स्थान पर दिल्ली आती है, इतना ज्यादा प्रदूषित शहर है। यानी वर्ल्ड में टोटल 41 सिटीज को प्रदूषित सिटी माना गया है, उनमें से चौथे नंबर पर जो है दिल्ली आती है। इससे अनुमान लगा सकते हो बेटे कि दिल्ली जो है वह कितना ज्यादा प्रदूषित शहर है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में देखो दिल्ली में वायु प्रदूषण का सामना इतना खतरनाक हो गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर की गई। यानी बेटे ध्यान रखना कि इतना ज्यादा ये जो है वायु प्रदूषित हो गया दिल्ली, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक याचिका दायर की गई जिसमें बताया गया कि भाई वाहनों को स्वच्छ रखा जाए, इनका रख रखाव सही होना चाहिए, इसमें पेट्रोल डीजल की जो है सही मात्रा यूज लानी चाहिए। वो कई सारे नियम इसके अंदर बताए। और बेटे समय समय पर जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटा करके उनके स्थान पर नई गाड़ियों को लाया जाए। तो ये बेटे ज्यादा प्रदूषित होने के कारण उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। अब वो याचिका क्या कहती है? तो फिर बेटे देखो कि न्यायालय ने भारत सरकार से एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने के आदेश दिए। यानी ऐसा नहीं है बेटे कि जो है ठीक है आदेश दे दिया, वो 4 साल लगे 5 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं बेटे सरकार को कि यहां पर ये सही समय पर और ये आदेशों की पालना होना चाहिए। अब क्या आदेश दिए? तो देखो बेटे सभी सरकारी वाहनों यानी बसों में डीजल के स्थान पर यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी बेटे इसको आप कह सकते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको CNG आप यहां पर कह सकते हो। तो बेटे क्या आदेश दिए कि जितने भी सरकारी वाहन है, जो बसें चलती है दिल्ली के अंदर, उनमें डीजल के स्थान पर किसका उपयोग होना चाहिए? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का उपयोग होना चाहिए। बेटे CNG क्या करती है कि एक तो ये धुआं नहीं देती है, ध्यान रखना। दूसरा अलावा बेटे ये लगभग यूज आ जाती है, ज्यादा हानिकारक गैसें इसके अंदर नहीं होती है। पेट्रोल डीजल से ये सस्ती भी होती है। तो ये CNG गैस का उपयोग के निर्देश दिए। तो फिर क्या हुआ बेटे
कि वर्ष 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसें कैसी हो गई, सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। तो 2002 तक दिल्ली की सभी बसों को किस में कन्वर्ट कर दिया गया बेटे, सीएनजी में। यानी अब वहां पर जितनी भी सरकारी बसें चलती है वह किससे चलती है, सीएनजी से चलती है। तो कई बार तो बेटे सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो क्या याद रखोगे सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक एलपीजी होती है जो हमारे घरों में काम आती है, तो वह एलपीजी क्या है बेटे, वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वह तो एलपीजी होती है, तो याद रखना कई बार आ जाए कि एलपीजी क्या है, तो एलपीजी तो है बेटे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एक जो अभी अपन ने पढ़ा है वह सीएनजी है, तो ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दोनों याद कर लेना, एलपीजी और सीएनजी। तो बेटे भारत सरकार ने 2002 तक दिल्ली की सारी बसों को सीएनजी से जो है लोडेड कर दिया, यानी अब उन बसों में डीजल या पेट्रोल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये याद रखना बेटे कि उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को या सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बेटे एक जनहित में एक याचिका दायर की और उसमें भारत सरकार को निर्देश दिए कि बहुत कम समय में आप ये जितने भी जो निर्देश है इनका पालन किया जाए। और निर्देशों में बेटे उन्होंने क्या कहा कि एक तो बेटे डीजल या पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाए, और एक अभी आगे आने वाला है कि जितने भी पुराने वाहन हैं उन वाहनों को हटा दिया जाए, क्योंकि पुराने वाहन भी बेटे प्रदूषित ज्यादा करते हैं। तो यहां पर बेटे डीजल के स्थान पर किसका प्रयोग का आदेश दिया, सीएनजी का। अब ये जो सीएनजी है तो 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों किसमें परिवर्तित कर दी गई, सीएनजी में परिवर्तित कर दी गई। वाहनों में सीएनजी जो है सबसे अच्छी तरह से जलता है, बर्न होता है बेटे, यानी धुआं नहीं देता, ध्यान रख, और बहुत कम मात्रा में जलने से बच जाता है। और इसके अलावा ये पेट्रोल और डीजल से भी सस्ता होता है। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि बेटे जो सीएनजी है वो एक तो अच्छी तरह से जलता है, धुआं नहीं देता है और कम मात्रा में जलता है। ये याद रखना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जले तो बहुत ज्यादा यूज आएगा। और तीसरा आपको याद रखना है कि बेटे जो सीएनजी होती है ये पेट्रोल डीजल से भी सस्ती होती है। अगला, इसकी चोरी नहीं हो सकती। बेटे पेट्रोल डीजल की तो चोरी भी होती है, बीच में से कोई भी निकाल के दे देगा, ये कर लेगा, तो इसकी ना तो चोरी हो सकती ना ही इसके अंदर मिलावट हो सकती है। तो इन कारणों से सीएनजी जो है वह डीजल और पेट्रोल से ज्यादा यूजफुल है। एक तो धुआं नहीं देती है, पर्याप्त मात्रा में जलती है, कम मात्रा में खर्च होती है, पेट्रोल डीजल से सस्ती है, कोई पदार्थ मिक्स नहीं किया जा सकता और साथ में इसकी चोरी नहीं हो सकती। इन कारणों से सीएनजी जो है वह ज्यादा जो है उपयुक्त है। साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए अन्य उपाय देखो बेटे, साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं, जिसमें क्या था, पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना है और शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग कम करना है, कम गंधक सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग है, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग करना है, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषक स्तर लागू करना है। यानी बेटे और क्या क्या उपाय किए गए, अन्य उपाय में क्या क्या है, तो अन्य उपाय में ध्यान रखना, पहला उपाय तो है बेटे पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना, एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय है शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, है ना, ये याद रखना, यानी शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग। तो दो उपाय तो याद हो जाएंगे बेटे कि पहले पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटाना, दूसरा है बेटे शीशा रहित, क्या है याद है ना, शीशा क्या करता है, जो उत्प्रेरक परिवर्तक होता है उसे निष्क्रिय करता है, और उत्प्रेरक परिवर्तक क्या करता है बेटे कि ये धुएं में या पेट्रोल डीजल के जलने पर निकलने वाली जो विषैली गैसें होते हैं उन्हें कम करता है। तो बेटे कैसा पेट्रोल डीजल यूज लेना चाहिए जिसमें शीशा कम से कम हो, ताकि उत्प्रेरक अच्छी तरह से कार्य कर सके। तो अगला उपाय क्या है कि शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना चाहिए, कम सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग। और फिर यह भी याद रखना कि बेटे जिस डीजल और पेट्रोल का आप यूज ले रहे हैं उसमें सल्फर कम से कम हो, क्योंकि सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। और बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक कोई गैस है
तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पेट्रोल डीजल में एक तो सीसा नहीं होना चाहिए और एक सल्फर भी कम से कम होना चाहिए बेटे, ये याद रखना। उसके अलावा वाहनों में बेटे उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करना चाहिए, ये याद रखना। वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कैटेलिस्ट कन्वर्टर। तो क्या करता है बेटे ये कैटेलिस्ट कन्वर्टर? ये वाहनों से निकलने वाली जो विषैली गैसेज होती है उसे रोकता है, उसे जल में परिवर्तित कर देता है ताकि विषैली गैसें वातावरण के अंदर मुक्त ना हो। तो ये भी बेटे आपको याद रखना है। वाहनों में कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना चाहिए, तो कई नियम होते बेटे वो लागू। तो ये सारे के सारे उपाय जो है ये वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए किए जाने चाहिए। बेटे क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो बेटे याद रखना सारे उपाय यहाँ पर है, लेकिन कैसे याद करना है? सबसे पहला, पुराने वाहनों को धीरे धीरे हटाना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बेटे? सीसा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, ये याद करना, ये नंबर 2। नंबर 3 क्या है बेटे? सल्फर, पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा को कम करना, ये भी याद रखना, नंबर 3। नंबर 4 क्या है बेटे? यानी उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करना, ये याद रखना। और कई सारे कठोर मानक स्तर तैयार करना। तो ये सारे की सारी चीजें वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय बनाए गए हैं। ईंधन के लिए बेटे अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। अब देखते हैं बेटे, जिसको BS4 भी कहते हैं, जैसे आपने देखा BS इंजन क्या है गाड़ियों में आता है ना, BS बोलते हैं बेटे, भारत जो है फेज बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, भारतीय स्टेज बोलते हैं BS। तो पहले तो BS3 गाड़ियां आती थी, अब बेटे BS4 आ गई, BS5 भी आ गई। तो ये मानक हैं, मानक बनाए जाते हैं कि उनके धुएं में कितने पार्ट पर मिलियन गैसेज रहेगी। तो बेटे यहाँ आपको देखना रहेगा कि ईंधन के लिए अधिक से अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल डीजल में ईंधनों में गंधक और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। तो बेटे ये मानक कौन कौन से होते हैं वह यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उदाहरण के लिए यूरो 3 मानक के अनुमान या यूरो 3 मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर उसे 350 और 150 पार्ट पर मिलियन करना चाहिए। यानी बेटे ये वाली बात है कि पेट्रोल और डीजल में अगर जो है यानी 350 कितने में पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में मात्र 350 मॉलिक्यूल या 150 मॉलिक्यूल गंधक या एरोमेटिक यौगिक के होंगे। तो ये बेटे मानक बनाना है कि यूरो 3 मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित करके उसे 350 और 150 पार्ट पर मिलियन कर देना चाहिए। संबंधित ईंधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% पर सीमित करना चाहिए, यह भी याद रखना। यानी एरोमेटिक को कहां करना चाहिए? 42% पर ही सीमित करना चाहिए। ईंधन के अनुरूप वाहन के इंजनों में भी क्या करना चाहिए बेटे? सुधार करना चाहिए। यानी धीरे धीरे, ऐसे नहीं पुराने इंजन ही चलते जाएं, तो धीरे धीरे जो इंजन है उन्हें भी अपग्रेड करना चाहिए। तो बेटे ये यूरो 3 मानक है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि यूरो 3 मानक के अनुसार क्या करना चाहिए, तो डीजल और पेट्रोल में भी गंधक को नियंत्रित कर उसे 350 पार्ट पर मिलियन कर देना चाहिए। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसे 42% तक सीमित कर देना चाहिए। क्लियर? तो बेटे ये यहां पर होगा। और साथ में जो इंजन है उन इंजनों में भी धीरे धीरे सुधार करना चाहिए। तो ये याद रखना है। यहां दे रखा है बेटे भारत में उत्सर्जन मानक का नवीनतम विवरण क्या है। तो बेटे पहला विवरण है, अगर 4 पहिया 4 व्हीलर है तो यहाँ का जो ये BS है मानक, ये BS में लेंगे बेटे, यानी भारत स्टेज। तो बेटे अगर 4 पहिया वाहन है तो बेटे यहाँ पर ये भारत स्टेज 4 यानी BS4 में ये अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। 3 पहिया वाहन के लिए ये BS4 स्टेज जो है ये भी अप्रैल 2017 में पूरे देश भर में लागू किया गया। 2 पहिया वाहन के लिए भी BS4 स्टेज जो है वह भी अप्रैल 2017 से
पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी अब जो गाड़ियां आती है बेटे वह गाड़ियां सारी BS4 वाली आती है, ये याद रखना, BS4 वाली गाड़ियां आती है जिनको अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो ये मानक भी तैयार किया गया है कि अगर BS4 से कम वाली गाड़ियां हैं तो बेटे उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा, वह वाहन जो है सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। तो ये याद रखना, 4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया वाहन के लिए अब जो स्टेज आती है वह BS4 वाला इंजन आता है बेटे। और BS4 वाला जो इंजन है ये कब लागू हुआ भारत में, तो अप्रैल 2017 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आगे यहां पर अब आता है बेटे हमारे पास में ध्वनि प्रदूषण, यानी जिसको जो मापक इकाई है ध्वनि प्रदूषण की, ये याद रखना, मापक इकाई। तो बेटे ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई डीबी है, डीबी ये याद रखना, यानी डेसिबल जिसको आप कहोगे डेसिबल, और 80 डेसिबल 80 डीबी इसको आप कहोगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो याद रखना बेटे कि ध्वनि मापक जो होता है, ध्वनि मापक, ये ध्वनि मापक की जो इकाई है वह है डीबी या डेसिबल। और बेटे 80 डीबी की जो ध्वनि है वह ध्वनि प्रदूषण को स्टार्ट करती है। बाकी जैसे जैसे डीबी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन बेटे जो ध्वनि प्रदूषण स्टार्ट होता है, जहां से हमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, तो वह है 80 डीबी, है ना, 80 डीबी। उसके बाद में बेटे 100, 120 वगैरह जो जाएगी तो वैसे वैसे बेटे हमें ध्वनि प्रदूषण का मान बढ़ता जाएगा। अब ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है बेटे कि चिड़चिड़ापन आता है, हाइपरटेंशन होती है ना, हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स जो है ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी वही वाली बात है बेटे, जितना बड़ा ज्यादा शहर होगा उतने ही प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम में बेटे बड़े बड़े लाउड स्पीकर बहुत तेज आवाज से बजाए जाते हैं, जिसके कारण उस शहर में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है बेटे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक आकलन के अनुसार 1997 से 2005 तक दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में थोड़ी गिरावट आई है। भारत में वायु प्रदूषण, और ये भी याद कर लो बेटे, यानी ध्वनि प्रदूषण को एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही माना जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना बेटे, ध्वनि प्रदूषण को एक प्रकार का वायु प्रदूषण का ही पार्ट है, ये याद रखना आप ध्यान से। तो यहां पर देखो कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन करके शोर यानी ध्वनि को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। तो कब सम्मिलित किया बेटे? 1987 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981 में। तो ये याद रखना, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो बना वह 1981 में बना, लेकिन बेटे 1987 में ध्वनि प्रदूषण को भी किसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया? वायु प्रदूषण के अंदर ही सम्मिलित कर लिया गया। तो बच्चों आपको याद रखना है बेटे कि जो वायु प्रदूषण है इसी का एक पार्ट ध्वनि प्रदूषण भी है। हालांकि ध्वनि प्रदूषण को पहले अलग रखा गया था, लेकिन 1981 के अंदर जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण कानून बना उसमें संशोधन करके बेटे 1987 के अंदर इस अधिनियम के अंदर शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब शोर क्या है बेटे? नॉइज। तो एक अवांछित उच्च स्तर ध्वनि है, यानी बेटे शोर क्या है? अवांछनीय उच्च स्तर की ध्वनि है, यानी ऐसी ध्वनि जिसे बेटे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी ध्वनि जिसे अपन स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उसको अवांछनीय ध्वनि माना जाता है, यानी अवांछनीय ध्वनि है बेटे ये। तो याद रखना कि जो शोर है वह एक उच्च तीव्रता की अवांछनीय ध्वनि को आप शोर कह सकते हो। हम क्या करते हैं बेटे? आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक और कार्य या शरीर की क्रियात्मक विकार या डिसऑर्डर पैदा होते हैं। क्योंकि बेटे ये कोई नहीं सोचता, पड़ोसी में किसी का बर्थडे आता है
तो वह अपनी खुशी की खातिर बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाता है, लेकिन वह ये नहीं सोचता है कि पड़ोस में रहने वाला कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जो है क्या कहते हैं आगे उसके अंदर चिड़चिड़ापन केस क्यों आएगा। तो बेटे ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाय द वे यानी अपने मनोरंजन के लिए या बेटे हम हमारे आनंद के लिए अगर हम उच्च स्थिरता ध्वनि वाले उपकरण को बजाते हैं तो वह मानव की क्रियाविधि पर या मानव पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालता है और साथ में शारीरिक जो है रोग वह भी बेटे उसको उत्पन्न करता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि नॉइज या शोर एक अवांछनीय उच्च स्तर की ध्वनि है। तो ध्यान रखना बेटे, फिर मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर ये है शोर। तो शोर या फिर ध्वनि प्रदूषण क्या है, ये है अवांछनीय उच्च स्तर, अवांछनीय उच्च स्तर की ध्वनि, उच्च स्तर की ध्वनि। और इस शोर का जो मापक है, इसका जो मापन है वह किस में किया जाता है, डीबी में। और याद रखना बेटे 80 डीबी की जो ध्वनि है, 80 डीबी की जो ध्वनि है उस ध्वनि को आप क्या कह सकते हो, शोर कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि बेटे जो है ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है, याद रखना। और कई डेसिबल मिलकर बेल भी बनाते हैं बेटे, ये याद रखिएगा। तो ध्वनि प्रदूषण कितनी डीबी से शुरू होता है, तो बच्चों याद रख लेना ध्वनि प्रदूषण 80 डीबी से ये शुरू होता है। अगर हमारे आसपास कोई अवांछनीय उच्च ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि बेटे जो शोर है वो एक अवांछनीय उच्च स्तर की ध्वनि है और हम हमारे मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकार जो है पैदा होते हैं। तो बेटे अब अपन को ये देखना है कि ध्वनि से क्या क्या विकार हमारी बॉडी में होते हैं। तो नॉर्मल तो याद है कानों के पर्दे, जैसे मान लो ज्यादा डीजे बजा तो कानों के पर्दे हिल जाते हैं। तो बेटे सबसे पहले तो बहरापन आने का खतरा बना रहता है, बहरापन अगर हो जाए तो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और भी कई सारे बेटे जो है सिम्टम्स इस ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो यहां देखो बेटे कि जितना बड़ा शहर उतना ही बड़ा उत्सव भी होता है। ये भी आपने देख रखा है कि जितना बड़ा शहर होगा तो बेटे उतना ही ज्यादा क्या होगा, यानी ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जितना बड़ा जो शहर होता है उतना ही ज्यादा बेटे ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जितना बड़ा शहर उतना ही उत्सव और उतना ही अधिक शोर वहां पर होता है। और किसी जेट या वायुयान रॉकेट उड़ने के समय उत्पन्न अति उच्च ध्वनि स्तर 150 डेसिबल या इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े ही समय तक सुनने से हमारे कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो बेटे ये याद रखना कि यहाँ पर जो जितना बड़ा शहर होता है वहां पर उतने बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, उतना ही ज्यादा वहां पर शोर होता है। तो एक तो ये, उसके अलावा जो बेटे जेट होता है जब वो उड़ता है तो बेटे 150 डेसिबल का शोर उत्पन्न करता है। और इस 150 डेसिबल को अगर हम बेटे कुछ समय के लिए ही सुन लें, ज्यादा देर के लिए, कुछ समय के लिए अगर अपन इसे सुन लें तो बेटे हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। ये याद रखना, हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। यानी कितना, 150 डीबी, जो कब उत्पन्न होगा, जब कोई वायुयान उड़ेगा या कोई जेट उड़ेगा। जेट बेटे जब ये उड़ता है ना तो पीछे सोलार छोड़ता है, यानी इस तरह से जब जेट उड़ेगा तो ये पीछे इस तरह से बेटे ये सोलार, जिसकी वजह से क्या होता है कि कांच जो होता है, खिड़कियों के दरवाजों के कांच के शीशे टूट जाते हैं। इतना ज्यादा बेटे जो है वह शोर उत्पन्न करता है। तो जब बेटे वहां पर इतना ज्यादा शोर होगा तो हमारे कान के पर्दों की तो क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 150 से 180 160 डीबी की अगर आवाज सुन ले तो कुछ ही समय में हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। बेटे कान का पर्दा होता है ना, मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है
उस झिल्ली को कर्णपट कहते हैं या कान का पर्दा कहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की सुनने की क्षमता सदा के लिए क्या हो जाएगी बेटे, नष्ट हो सकती है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि जो व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता है वह धीरे धीरे क्या हो सकती है बेटे, नष्ट हो सकती है। तो एक बार अच्छी तरह से आप समझ लें कि जैसे ही कोई रॉकेट उड़ता है तो उस समय अति उच्च ध्वनि उत्पन्न होती है। ये याद रखना, अति उच्च ध्वनि उत्पन्न होती है और ये ध्वनि का जो डीबी होगा वह कितना होगा, 150 से भी ज्यादा होगा। ऐसी ध्वनि को अगर हम कुछ समय के लिए ही सुन ले तो बेटे हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और वह व्यक्ति जो है हमेशा के लिए सुनने की क्षमता को सदा के लिए खो सकता है। तो ये होता है बेटे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। आगे देखो, शोर के कारण क्या क्या होगा, ये सिम्टम्स आप देख लें बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि शोर के कारण एक तो बेटे अनिद्रा, यानी यहां पर क्या होगा, अनिद्रा यानी नींद नहीं आएगी। उसके अलावा हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये यहां पर कम हो जाएगा। श्वसन के तरीकों में परिवर्तन आना, ये हो जाएगा, मनुष्य पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण ये व्यक्ति काफी तनाव की स्थिति में रहता है। तो बेटे यहां आप देख ले कि शोर के कारण एक तो बेटे नींद नहीं आएगी, अनिद्रा हो जाएगी। उसके अलावा हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये हो सकता है। श्वसन के तौर तरीकों में परिवर्तन आदि आ सकता है और जिसके कारण वह मनुष्य एक तरह से डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। हमारे उद्योगों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग करके ध्वनि का ढककर इससे कम किया जा सकता है। यानी बेटे कई जगह पर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर बेटे हमारे स्टूडियो के अंदर ये शूट चल रहा है तो इसके भी आसपास ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए गए हैं ताकि बाहर अगर कोई प्रदूषण हो तो अंदर वह ध्वनि नहीं आ पाए। तो बेटे कई प्रकार के ध्वनि अवशोषक पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से जो ध्वनि होती है वो बाहर नहीं जा पाती, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, ये भी ध्वनि को अवशोषक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। अस्पताल और स्कूलों के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन किया जाता है, ये भी याद है बेटे, वहां लगा होता है ना इस तरह से वहां पर ये यहाँ पर इस तरह से लगा होता है बेटे, और यहाँ पर लगा होने के साथ इस पर क्रॉस लगा हुआ होता है कि यहाँ पर जो है ये हॉर्न नहीं बजाया जाए। तो ऐसे मार्क चिन्ह भी वहां लगाए जाते हैं। उसके अलावा पटाखे और लाउड स्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर होना चाहिए, यानी एक फिक्स बेटे जो है साउंड स्केल होना चाहिए। लाउड स्पीकर के लिए समय समय की समय सीमा भी तय करनी चाहिए ताकि उसके बाद उसके प्रयोग नहीं किया जा सके। तो बेटे ये भी याद रखना कि पटाखे और लाउड स्पीकर के लिए एक फिक्स ध्वनि, भाई इतनी ध्वनि, ज्यादा लाउड पटाखे भी नहीं चलाना चाहिए और ज्यादा ध्वनि संयंत्र भी नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा बेटे कि यहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए समय सीमा भी तय होनी चाहिए। समय सीमा का मतलब ये है कि बेटे यहाँ पर जैसे रात के 8 बजे तक भाई आप डीजे बजा सकते हो या 10 बजे तक आप डीजे बजा सकते हो, इसके बाद में बेटे डीजे कोई नहीं बजा सकता। जैसे अधिकतर शादी ब्याह होते हैं तो 10 बजे बाद अगर डीजे बजता है तो बेटे पुलिस वहां पर आ जाती है और मना करती है कि भैया 10 बजे बाद में अलाउ नहीं है। तो लाउड स्पीकर की समय सीमा भी होना चाहिए कि इसके बाद में बेटे ज्यादा जो है ध्वनि वाले उपकरण नहीं बजाना चाहिए। उसके अलावा देखो ताकि इसके बाद प्रयोग नहीं किया जा सके, इनके बारे में कठोर कानून बनाकर और उसे लागू कर ध्वनि प्रदूषण से काफी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि बेटे ध्वनि प्रदूषण जो है वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। ध्वनि प्रदूषण जो है ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया ही शोर है। अब यार मानव ही नहीं सुधरेगा, मानव ही अगर ध्वनि प्रदूषण करेगा तो फिर बेटे जो है क्या कहते हैं ये तो खुद ही के लिए नुकसान करेगा। तो फिर बेटे गवर्नमेंट सरकार जो होती है वह बेटे इसके लिए जो है क्या करते हैं, कुछ कानून बनाती है कि भाई इतने डीबी से ज्यादा का शोर आप उत्पन्न नहीं कर सकते। अस्पतालों स्कूलों के आसपास हॉर्न बैन कर दिया जाता है कि इस एरिया में आप हॉर्न नहीं बजा सकते। उसके अलावा बेटे पटाखों पर भी बैन कर दिया जाता है कि ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं चला सकते। उसके अलावा बेटे लाउड स्पीकर है किसी के बर्थडे डीजे पर तो लाउड स्पीकर की ध्वनि का भी एक मानक फिक्स कर दिया जाता है कि बेटे इससे ज्यादा उत्पन्न ध्वनि तेज आप नहीं बजा सकते। दूसरा बेटे याद रखना
कि उनकी समय सीमा भी फिक्स कर दी जाती है, उनकी समय सीमा भी फिक्स कर दी जाती है कि ताकि जो है क्या कहते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक डीजे नहीं बजे या कोई लाउड स्पीकर ना बजे। तो बेटे जैसे मान लेते हैं कि 10 बज गए, अब 10 बजे बाद भी कई व्यक्ति तो शादियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि अगर उन्हें मना ना करें तो बेटे वो जो है 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक भी डीजे बजाते रहे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसके आसपास जो मकान है वहां पर जो व्यक्ति रह रहे हैं क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे, वो डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे, कई बच्चे पढ़ाई करते हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे बेटे। तो सरकार ने इनके लिए कठोर कानून बना दिए गए हैं कि एक तो समय सीमा फिक्स कर दी कि भाई इसके बाद में आप ज्यादा डीजे नहीं बजा सकते, लाउड स्पीकर की जो आवाज का जो लेवल है वो फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा ऊंची आवाज पर आप नहीं बढ़ा सकते। तो इन सब उपायों से बेटे ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन याद रखना बेटे क्या क्या ध्वनि प्रदूषण से हो सकता है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया था कि एक तो अनिद्रा है ना, इंसोम्निया, नींद क्यों आएगी, अगर आसपास डीजे बजेगा तो बेटे नींद नहीं आती है, अपने चिड़चिड़ापन आ रहे यार चले इसको मना करके आए, डीजे क्यों बजा रहा है ज्यादा, तो ऐसा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो अनिद्रा। उसके अलावा बेटे हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है उस समय। उसके बाद में बेटे जो है श्वसन के तरीके में जो है परिवर्तन आ जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब चिड़चिड़ापन आ जाता है तो सांस लेने में भी बेटे परिवर्तन आ सकता है, और जिसके कारण जो व्यक्ति होता है बेटे वो काफी तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, हमारा कान का पर्दा फट सकता है, हम हमेशा हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं बेटे, ये याद रखना। उसके अलावा नींद नहीं आना ये भी हो सकता है। उसके अलावा हार्ट बीट का बढ़ जाना, श्वास दर में परिवर्तन आ जाना और व्यक्ति का डिप्रेशन में चले जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको याद रखना है किसके, ध्वनि प्रदूषण के। तो बेटे मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि ध्वनि प्रदूषण को 1987 में जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना, वायु प्रदूषण, उसी के अंदर बेटे 1987 के अंदर इसको जो है वायु प्रदूषण में ही शामिल कर लिया गया है। तो ये याद रखना, आपकी एनसीईआरटी जो बता रही है बच्चों कि जो ध्वनि प्रदूषण है वह एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही है। वायु, क्योंकि आपको पता है ध्वनि की जो तरंगें मुक्त होती है तो वो बेटे वायु के अंदर ही तो मुक्त होती है, और वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरी जगह पर जाती है, तो वायु के माध्यम से ही तो ध्वनि का प्रसारण हो रहा है। इस कारण से ध्वनि प्रदूषण को किसमें शामिल कर लिया गया है, वायु प्रदूषण के अंदर ही शामिल किया गया है। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है बेटे किससे किया जाता है, डेसिबल यूनिट से किया जाता है। नॉर्मल 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 60, यहाँ जैसे आपस में अपन बात करते हैं तो बेटे 50-60 की डेसिबल पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन यही डेसिबल अगर 80 तक चला गया तो 80 डेसिबल या इससे ऊपर वाला जितना भी डेसिबल होगा अब ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेगा। तो ध्वनि प्रदूषण कितनी डीबी की आवाज को कहा जाएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रख लेना ये 80 डीबी यानी 80 डीबी, 80 डीबी जो है क्या कहते हैं तो उस पर बेटे जो है ये प्रदूषण माना जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे कुछ नियम, कुछ उपाय बनाए गए हैं जिसके आधार पर आप ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। जैसे क्या क्या उपाय बनाए गए हैं कि एक तो बेटे जो है ज्यादा उच्च तीव्रता वाले पटाखे नहीं चलाए जाए। उसके अलावा बेटे कि जो है भी डीजे वगैरह बजाए जाते हैं यानी विशेष मनोरंजन या अपने किसी ओकेजन पर, तो उनकी तीव्रता का मानक स्केल फिक्स कर दिया जाए कि इस ऊंची आवाज में ज्यादा आप नहीं बजा सकते। उसके अलावा बजाने की समय सीमा फिक्स कर दी जाए कि रात के 10 बजे बाद में आप डीजे नहीं बजा सकते। तो इन कारणों से काफी हद तक आप ध्वनि प्रदूषण को बेटे रोक सकते हो। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास में टॉपिक था यानी ध्वनि प्रदूषण। तो आई होप बेटे ये दोनों प्रदूषण आपको समझ में आए होंगे, जिसमें एक तो अपन ने पढ़ा वायु प्रदूषण और एक पढ़ा अपने ध्वनि प्रदूषण। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि ध्वनि प्रदूषण भी एक वायु प्रदूषण का ही भाग है। तो बेटे इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, लिख लिख के याद करना। बेटे कई सारे वर्ड आए जैसे सीएनजी आ गया, एलपीजी आ गया, पीएएन आ गया, है ना, डीटीटी आ गया, तो ये बेटे ये क्या है ना, इनको लिख लिख के इनकी फुल फॉर्म याद करिएगा।
कैटेलिस्ट कन्वर्टर क्या होता है ना, ये लेड रहित सीसा पेट्रोल क्या होते हैं, सीएनजी का क्या उपयोग है, ये कई सारे बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन इन चैप्टरों में से बनते हैं। तो ये आपको याद करना है और लिख लिख कर याद करना है, समझ कर याद करना है, तो बेटे ये लेसन आपका आसानी से याद हो जाएगा। वरना जितने भी ये लास्ट वाले टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं बेटे, जो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप समझ के याद करेंगे, समझ के सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो बेटे ये टॉपिक आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटे, वेलकम। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।